क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन को अब हम पढ़ेंगे। इन द अर्लियर चैप्टर यू हैव सीन, आपने पहले के चैप्टर में देखा था कि कैसे ब्रिटिश रूल ने अफेक्ट किया था राजा और नवाब को, पीजेंट्स को और ट्राइबल को। और इस चैप्टर में हम देखेंगे वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैड फॉर लाइफ्स ऑफ स्टूडेंट, कि एजुकेशन की क्या पॉलिसी थी ब्रिटिश की और इससे क्या प्रभाव पड़ा, उनकी क्या थिंकिंग थी हमारे देश के बारे में। इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ब्रिटिश जो थे, द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट, वो केवल ये नहीं चाहते थे कि हम क्षेत्र में विजय पाएँ, कॉन्क्वेस्ट माने होता है विजय, एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यू। दे ऑल्सो फेल्ट, उनको ये भी लगता था कि दे हैड अ कल्चरल मिशन, दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव। वो चाहते थे कि हम यहाँ के जो रहने वाले हैं उनको सभ्य बनाएं, सिविलाइज बनाएं, वो हमें असभ्य मानते थे। चेंज देयर कस्टम एंड वैल्यू, और हम उनकी वैल्यू और कस्टम को चेंज करें। तो सबसे पहली बात है कि हाउ द ब्रिटिश शा एजुकेशन, वो एजुकेशन को कैसे देखते थे। तो चलिए हम उनके विचार जानते हैं। इन 1783 में एक पर्सन था विलियम जोन्स, वो कलकत्ता आया। वो जूनियर जज के रूप में आया सुप्रीम कोर्ट में, और वो लॉ का एक्सपर्ट तो था ही, वो एक लिंग्विस्ट था। लिंग्विस्ट का मतलब उसे भाषा जानने का, भाषा के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था। ठीक है, लिंग्विस्ट जो होता है वो भाषा की बारीकियों का अध्ययन करता है। तो ही हैड स्टडीड, उसने पहले ही पढ़ के रखा था ग्रीक और लैटिन भाषा ऑक्सफोर्ड में, और फ्रेंच और इंग्लिश को वो अच्छे से जानता था। उसने अरेबिक अपने एक फ्रेंड से सीखी थी और पर्शियन भी सीखी थी, तो इतनी सारी भाषाएं वो जानता था। कलकत्ता में उसने क्या किया, बहुत घंटे लगाने लगा, वो मैंने बहुत घंटे खर्च करने लगा सीखने के लिए पंडितों से संस्कृत भाषा, ग्रामर और पोएट्री। और जल्दी ही उसने एनिशिएंट इंडियन के जो टेक्स्ट थे, मतलब जो भारत के पुराने जो ग्रंथ थे जिनमें लॉ के बारे में, फिलॉसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन और जो भी साइंस के बारे में दिया था, वो सब उसने इंडिया में जो पहले हो चुकी थी खोज, उनकी पढ़ाई करना शुरू किया। जोन्स ने ये डिस्कवर किया कि जो इंटरेस्ट है उसने शेयर किया अपने दूसरे ऑफिशियल्स के साथ जो कलकत्ता में उस समय रहते थे। तो उस समय में इंग्लिशमैन जैसे हेनरी थॉमस कोलब्रुक करके एक अंग्रेज थे, नेथनियल हेलहेट करके थे। तो ये लोग भी क्या थे, एनिशिएंट इंडियन हेरिटेज को, जो भारत की पुरानी विरासत थी या जो भी भारत का साहित्य था, उसकी पहले से ही स्टडी कर रहे थे। टुगेदर विद देम जोन्स ने क्या किया, एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया, एक उसने उनके साथ मिल करके, एंड स्टार्टेड अ जनरल, और उनने एक क्या किया, पत्रिका छपवाना शुरू किया या जनरल छपवाना शुरू किया, जिसका नाम एशियाटिक रिसर्चर उसने रखा। जोन्स और कोलब्रिक जो थे वो पर्टिकुलर एटीट्यूड बताना चाहते थे लोगों को इस पत्रिका के माध्यम से इंडिया के बारे में। उन्होंने डीप रिस्पेक्ट बताई भारत के एंशिएंट कल्चर के बारे में, बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट, और इंडिया के बारे में भी और उनके वेस्ट के बारे में भी। बट इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट हैड अटेंड इट्स ग्लोरी इन द एनिशिएंट पास्ट, और उन्होंने इंडिया की बहुत तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि इंडिया का जो भी साहित्य था वो अटेंडेड ग्लोरी, मतलब बहुत पहले ही वो बहुत ऊंची स्थान पर पहुंच गया था। बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन, पर धीरे धीरे उसमें डिक्लाइन आ गया, मतलब धीरे धीरे उसमें जो चीज़ें थी वो नीचे की ओर चली गई, उतने लोगों ने उनका महत्व को नकारने लगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया, उन्होंने कहा कि यदि हमें इंडिया को समझना है तो हमें ये ज़रूरी है कि हम यहाँ के पवित्र ग्रंथों और लीगल टेक्स्ट को देखें जो पुराने ज़माने में यहाँ थे, क्योंकि इन टेक्स्ट से न केवल हमें रियल आइडिया मिलेंगे और लॉज मिलेंगे हिंदू मुस्लिम के बारे में, बल्कि इससे क्या होगा, हम भारत का फ्यूचर डेवलपमेंट भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए ये लोग क्या थे कि एंशिएंट टेक्स्ट पे बहुत विश्वास करते थे। ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड एंशिएंट सैक्रेड राइटिंग ऑफ हिंदुइज्म, वो
इन चीज़ों का लर्नर थे, मतलब स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान आदमी थे। सो जोन्स एंड कोलब्रुक वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एनिशियंट टेक्स्ट। तो इन दोनों ने मिलकर के क्या किया, भारत के जितने प्राचीन टेक्स्ट थे, एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, उनको खोजना शुरू किया, मीनिंग जानना शुरू किया, उनको ट्रांसलेट किया और उनकी फाइंडिंग को सबको बताया जो भी उन्होंने खोज की। देयर प्रोजेक्ट दे बिलीव, और वो ये सोचते थे कि उनका जो प्रोजेक्ट होगा वो न केवल ब्रिटिश लोगों को, अंग्रेज़ लोगों को इंडियन कल्चर को समझने में मदद करेगा, बल्कि इंडियन भी अभी होगा अपने पुराने कल्चर को रीडिस्कवर कर पाएंगे और वो समझ पाएंगे कि जो ग्लोरी उनके देश की थी उसको वो अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंड द लास्ट ग्लोरीज of their past. In this process, British would become the guardian of Indian culture as well as its master. और इस प्रोसेस के माध्यम से वो गार्जियन भी बन जाएंगे इंडियन कल्चर के और मास्टर भी हो जाएंगे। इन्फ्लुएंस बाय सच आइडियाज़ मैनी कंपनी ऑफिशियल्स आर्ग्यूड। अब इन आइडियाज़ से कई ऑफिशियल्स ने, जो कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि आर्ग्यू ये किया कि ब्रिटिश को इंडियन कल्चर की जगह वेस्टर्न लर्निंग को प्रमोट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशन ऐसे बनने चाहिए जिससे क्या है, एंशियंट इंडियन टेक्स्ट और संस्कृत, पर्शियन लिटरेचर और पोइट्री के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशन सेटअप होना चाहिए। ये कौन चाह रहे थे, कोलब्रुक और जोन्स। ठीक है, ऑफिशियल ने ये भी कहा कि हिंदू मुस्लिम को पढ़ाया जाना चाहिए। भाई ठीक है, यदि आप जानते हैं तो ये भी होना चाहिए। देवर ऑलरेडी फैमिलियर विथ, और उनकी वैल्यू भी करवाना चाहिए। ठीक है ना। ओनली देन दे बिलीव गुड द ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन हार्ट ऑफ इंडियन। तो ये लोग चाहते थे, जोन्स और कोलब्रुक, कि यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के कल्चर को प्रमोट करेगी तो लोगों के मन में उसके लिए क्या होगा, रिस्पेक्ट आएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो इस ऑब्जेक्ट के कारण मदरसा जो है 1781 में स्थापित हुआ, अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक चीज़ें पढ़ाने के लिए। और हिंदू कॉलेज जो था बनारस में इस्टेब्लिश हुआ 1791 में, इनकरेज करने के लिए एनिशियंट संस्कृत टेक्स्ट, ताकि क्या हो कि कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से समझा जा सके। तो इन लोगों को ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था। ओरिएंटलिस्ट का मतलब होता है, ये दो वर्ड आपको बार बार आएंगे, ओरिएंटलिस्ट और वर्नाकुलर। ओरिएंटलिस्ट का मतलब होता है जो क्या करते हैं, एशिया के कल्चर का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, या प्राचीन कल्चर का बोल सकते हैं, लेकिन इसको एशिया से जोड़ा जाता है। तो यू विल नोटिस मैजेस्टिक फीचर ऑफ हेस्टिंग, an enthusiastic supporter of an Orientalist is placed between standing figure of Pandit on one side and seated Munshi on the other side. तो अब आप जो पिक्चर है आपकी बुक में उसमें देख सकते हैं कि हेस्टिंग्स ने क्या किया कि एक तरफ उन्होंने पंडित को रखा है, देखिए आप आपके उसमें दिया हुआ पिक्चर, और दूसरी तरफ एक मुंशी को रखा हुआ है, ताकि वो क्या करें, जो भी ज्ञान है उसको अपने हिसाब से लिखवा सकें। हेस्टिंग जो थे और दूसरे ओरिएंटलिस्ट, वो इंडियन स्कॉलर को वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब उनकी लोकल भाषा में, वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल भाषा में, टेल देम अबाउट लोकल कस्टम एंड लॉ एंड हेल्प देम टू ट्रांसलेट एंड इंटरप्रेट एंशिएंट टेक्स्ट। तो वारन हेस्टिंग्स ने इसका इनिशिएटिव लिया। कलकत्ता में मदरसा बना, हिंदू कॉलेज बना वहाँ पर बनारस में। तो इससे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने ओरिएंटलिस्ट को का जो ये व्यू था, जो कुछ ब्रिटिश ऑफिसर थे, उसको ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट कहा। उन्होंने कहा कि भाई ये जो एनिशिएंट चीज़ें आप पढ़ा रहे हो ये सब क्या है, इनमें कई चीज़ें जो है गलत है। तो उन्होंने कहा कि नॉलेज ऑफ ईस्ट वॉज फुल ऑफ एरर, तो उसमें कई ऐसी बातें हैं जो एरर हैं। ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड। तो उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि ये ब्रिटिश के लिए बहुत बेकार बात है। इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट ऑन एनकरेजिंग द स्टडी ऑफ अरेबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज। तो इस तरह से क्या हुआ, कुछ लोगों ने इस बात का विरोध करना शुरू किया। किस बात का, कि यहाँ पर अरब भाषा ना पढ़ाई जाए, यहाँ पर संस्कृत ना पढ़ाई जाए।
जेम्स मिल जो थे वो थे जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट पर अटैक किया। अब जोन्स अलग थे, ध्यान रखिएगा, ये जेम्स मिल हैं। तो इन्होंने अटैक किया जितने भी ओरिएंटलिस्ट थे। जो ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टू टीच व्हाट नेटिव वांटेड। ब्रिटिश का एफर्ट ये नहीं होना चाहिए, उसका ये एजुकेशन का ये एम होना चाहिए कि वो यूज़फुल और प्रैक्टिकल चीज़ें करवाएं। तो उन्होंने कहा, किसने? जेम्स मिल ने कहा कि इंडिया लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के बारे में बताना चाहिए जो वेस्ट में, वेस्ट का मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे इंग्लैंड, यूरोप, ब्रिटेन में जो साइंटिफिक चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में बताना चाहिए, ना कि पुरानी चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, ऐसा इनका विचार था। तो फिर क्या हुआ कि 1830 तक अटैक जो है ओरिएंटलिस्ट पर, या जो लोग पुरानी चीज़ों को पढ़वा रहे थे उन पे बहुत ज़्यादा अटैक होना शुरू हो गए। अटैक होने का मतलब उनका क्रिटिसिज्म होने लगा। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ सच क्रिटिक, उस ज़माने का सबसे इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक थे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। तो इनका नाम याद रखिएगा स्टूडेंट्स को, कि पूछा जाता है क्योंकि इन्हीं ने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। और जो आज आप इंग्लिश मीडियम देख रहे हैं, या जो भी आप किताबें ज़्यादातर पढ़ रहे हैं जैसे साइंस की और जो भी, तो वो जो है मैकॉले ने ही, इन्होंने ही जो है इसकी शुरुआत की थी। ही सा इंडियन एज अनसिविलाइज्ड कंट्री। तो मैकॉले ने देखा कि ये बहुत ही, वो हमेशा इंडियन को अनसिविलाइज्ड मानते थे। अनसिविलाइज्ड का मतलब कि सभ्य नहीं मानते थे, और वो चाहते थे कि इंडिया को सिविलाइज बनाया जाए, क्योंकि यहाँ कोई ईस्टर्न का नॉलेज नहीं है। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड कंपेयर टू बी इंग्लैंड एंड इट प्रोड्यूस। वो कहते थे कि यहाँ पर जो भी ईस्टर्न नॉलेज है, ईस्टर्न का नॉलेज मतलब पुराना नॉलेज, वो इंग्लैंड से आप कंपेयर नहीं कर सकते। वो ऐसा मानते थे। कौन? मैकॉले। उसने तो ये तक कहा कि एक सिंगल सेल्फ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबियन। तो उसने कहा कि यदि आप यूरोप की एक लाइब्रेरी की किताब, एक लाइब्रेरी की अलमीरा में जो किताबें रखी हैं, तो उससे पूरी उसने एशिया की किताबों की तुलना कर डाली। मतलब वो ये कहता था कि वहाँ का नॉलेज बहुत अच्छा है। तो इस तरह से उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि सब पैसे वैसे जो पब्लिक मनी जो है आप लोग ओरिएंटलिस्ट लर्निंग में जो बर्बाद कर रहे हैं उसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। तो ओरिएंटलिस्ट और मुंशी का मतलब आप समझ गए होंगे। ओरिएंटलिस्ट लिखा हुआ, दोज हु स्टडी नॉलेज ऑफ लैंग्वेज ऑफ कल्चर ऑफ एशिया एंड अ पर्सन हु कैन रीड राइट एंड टीच पर्सियन को कहते हैं मुंशी। और वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। ये आपको याद रखना, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो फिर क्या हुआ कि कॉलोनियल कंट्री में लाइक इंडिया ब्रिटिश यूज द टर्म टू मेक द डिफरेंस बिटवीन लोकल लैंग्वेज ऑफ एवरीडे यूज ऑफ इंग्लिश एंड लैंग्वेज ऑफ इम्पीरियल मास्टर। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि यहाँ की लोकल लैंग्वेज को, मतलब उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा महत्व दिया। तो उसने एम्फेसिस किया कि इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाया जाए, और उसने कहा कि नॉलेज ऑफ इंग्लिश से क्या होगा, इंडिया जो होंगे वो बहुत अच्छा लिटरेचर पढ़ेंगे वर्ल्ड का। तो इससे क्या क्या होगा, इससे वो अवेयर हो जाएंगे वेस्टर्न साइंस और फिलॉसफी के बारे में। इंग्लिश से क्या होगा, लोग सिविलाइज हो जाएंगे और उनके टेस्ट, वैल्यू और कल्चर चेंज हो जाएगा। ये कौन सोच रहा है? मैकॉले सोच रहा है, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, मैकॉले ने जो भी बताया उनकी छोटी बातों को लेकर के, उनकी बातों को लेकर के, माइन्यूट को लेकर के इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बनाया गया 1835। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें ध्यान रखना है कि यही वो एक्ट है जिससे हमारे यहाँ जो है इंग्लिश मीडियम की शुरुआत हुई थी। अब डिसीजन क्या हुआ कि इंग्लिश जो होगा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा हायर एजुकेशन में, और ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशन जो कलकत्ता के मदरसा और बनारस में जो कॉलेज है, संस्कृत के कॉलेज, इन सब पर क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। मतलब ये चीज़ें, जो इंस्टीट्यूशन जो है, दीज इंस्टीट्यूशन वर सीन एज टेम्पल ऑफ डार्कनेस, और मतलब इनको सबको टेम्पल ऑफ डार्कनेस कहा गया कि ये सब अंधेरी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, मतलब सब गुमराह कर रहे हैं। और अब क्या हुआ, 1835 के बाद इंग्लिश की टेक्स्ट बुक जो हो गई वो स्कूलों में आ गई। एजुकेशन फॉर कॉमर्स 1854 में, तो ये सब चीज़ें आ गई। अब एजुकेशन ऑफ कॉमर्स दिया जाने लगा। 1854 में क्या हुआ, एक डिस्पैच आया, ठीक है ना, गवर्नर जनरल
जो चार्ल्स वुड थे, तो वुड डिस्पैच आया, गवर्नर जनरल एजुकेशनल डिस्पैच उसने भेजा वुड ने। वुड जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कंपनी थे, तो इसलिए उनको उनके जो इस प्रस्ताव को वुड डिस्पैच कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंडियन एजुकेशन में, देखिए इंग्लिश की शुरुआत तो इससे हुई थी, मैकॉले के उससे 1835 से, और इंडियन एजुकेशन की यदि शुरुआत में कभी भी बात आएगी तो वुड डिस्पैच की बात पूछी जाएगी। जो आज आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो देखते हैं वो शुरुआत 1854 से हुई थी। तो ये हमारी स्कूलिंग पद्धति की बात हो रही है। तो आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसी, इन्होंने ही जो है वुड ने ही आउटलाइन किया था और क्या किया जाएगा, और उन्होंने एम्फेसिस किया कि प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग, और इन्होंने भी ओरिएंटल नॉलेज का अपोज किया। वुड डिस्पैच का जो सबसे मेन काम था वो था कि इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से पढ़ाया जाए, ताकि हम जो ट्रेड और कॉमर्स के बारे में, मतलब जो भारत में ट्रेड माने व्यापार होता है, ट्रेड और कॉमर्स के बारे में बताया जाए, और इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज के बारे में लोगों को बताया जाए कि भारत में ऐसा क्या है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन करके। तो इंट्रोड्यूसिंग दैम यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ, और इसी तरह से लोगों के जीवन में क्या हो, यूरोपियन वेज लाएं। पहले लोग धोती पहनते थे, टोपी लगाते थे, उसकी जगह फिर क्या हुआ कि पैंट शर्ट का प्रचलन होने लगा। तो इस तरह से क्या होगा कि ब्रिटिश का गुड्स जो होगा, ब्रिटिश का जो माल होगा जो ब्रिटेन में बनेगा वो इंडिया में बिकेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से वुड डिस्पैच ने ये भी आर्ग्यू किया कि यूरोपियन लर्निंग जो होगी वो मोरल कैरेक्टर बढ़ाएगी, ये ऐसा उन्होंने कहा, और लोग जो होंगे ट्रुथफुल और ऑनेस्ट होंगे। तो इस तरह से जो कंपनी होगी उसको सिविल सर्वेंट मिलेंगे, ठीक है ना, उनको अच्छे काम करने वाले मिल जाएंगे यहीं पर, और हु कुड बी ट्रस्टेड, और जिनके ऊपर ट्रस्ट कर सकती है कंपनी, एंड उनके ऊपर डिपेंड कर सकती है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जो लिटरेचर है यहाँ का, भारत का जो लिटरेचर है उसमें बहुत ग्रेव एरर्स हैं। ग्रेव एरर्स का मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी मतलब बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं, और इससे क्या होगा कि कभी लोगों के अंदर ड्यूटी ऑफ कमिटमेंट नहीं आ सकता, और यदि हम यूरोपियन एजुकेशन लाएंगे तो उससे स्किल हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो वो 1854 का जो वुड डिस्पैच आया उसके बाद कई मेजर्स, कई कदम उठाए गए, और एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का बनाया गया, ठीक है ना, एजुकेशन से संबंधित चीज़ों को जांचने के लिए स्टेप्स ली गई कि एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन का सिस्टम भारत में लगाया जाए, जहाँ एक तरफ 1857 में लोग जो है क्रांतियाँ हो रही थी अपने भारत में, वहीं यूनिवर्सिटीज़ जो है कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उस समय में इस्टेब्लिश हुई थी, और अटेम्प्ट्स ये भी किया गया कि स्कूल एजुकेशन में भी जो है चेंज लाया जाए। तो अब ये अपने मन में ये प्रश्न आते हैं कि उस समय में आखिर पढ़ाई होती भी थी या नहीं होती थी। तो ये भी अपने इसमें बताया गया है कि डू यू हैव एनी आइडिया हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम, क्या आपको कोई आइडिया है कि उससे पहले 1835 के पहले लोग भारत में कैसा एजुकेशन था। हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल, क्या आपको कभी लगता है कि वो स्कूल गए थे। तो चलिए अब हम उसके बारे में देखते हैं। तो उस समय में एक अंग्रेज हुआ करते थे विलियम एडम, 1830 में, ठीक है ना, स्कॉटिश मिशनरी थे। उन्होंने बंगाल बिहार के डिस्ट्रिक्ट में देखा टूर करके, और उनको कंपनी ने कहा कि भाई वो रिपोर्ट करे कि वर्नाकुलर स्कूल की क्या स्थिति है। वर्नाकुलर का मतलब जो लोकल लैंग्वेज, जैसे बंगाल है तो बंगाली भाषा पढ़ाई जाती थी प्राइमरी में, ठीक है ना, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज की क्या स्थिति। तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी जिससे हम ये देख सकते हैं कि उस समय में कैसे स्कूल थे, तो लगभग 1 लाख पाठशाला थी। बंगाल और बिहार की बात हो रही क्योंकि उन्होंने वहीं की रिपोर्ट बनाई थी, और ये स्मॉल इंस्टीट्यूशन थे, जो पाठशालाएँ थी उनमें 20 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, ठीक है। और पर जो टोटल नंबर चिल्ड्रन थे इन पाठशालाओं में लगभग 20 लाख बच्चे पढ़ते थे, और ये जो पाठशालाएं थी ये बैलदी लोगों ने, गांव के या शहर के जो भी थे लोकल कम्युनिटी के,
उन लोगों ने बनवाए थे और वहाँ पर टीचर उनको पढ़ाता था। ये जो एजुकेशन सिस्टम था बड़ा फ्लेक्सिबल था। कुछ ही चीज़ें जो थी स्कूल मतलब जो आज हम देखते हैं स्कूल में, वो पाठशालाओं में उस समय में होती थी। ना तो फिक्स फीस थी, ना तो कोई प्रिंटेड बुक थी, ना तो स्कूल बिल्डिंग थी, ना बेंच थे, ना चेयर थे, ना ब्लैक बोर्ड था, ना सिस्टम सेपरेट एजुकेशन का था, स्कूल बिल्डिंग का था। कोई एनुअल एग्ज़ाम भी नहीं था, कोई रोल कॉल रजिस्टर भी नहीं था, अलग अलग क्लासेस भी नहीं थी, और ना तो कोई टाइम टेबल था। तो ये एडम ने देखा। अब कुछ जगहों पर क्या हुआ कि क्लासेस जो थी बनियन ट्री के नीचे लगती थी, मतलब पेड़ों के नीचे लगती थी, और कई बार विलेज शॉप में, टेंपल में, या कई बार तो टीचर के घर पे ही क्लास लग जाती थी। फीस जो थी वो इन पेरेंट्स की इनकम के हिसाब से थी। जो रिच लोग थे वो ज़्यादा फीस देते थे, गरीब लोग थे वो कम फीस देते थे या देते भी नहीं थे। टीचिंग जो थी वो ओरल थी, मतलब सब टीचर ओरल पढ़ाता था, ज़्यादा लिखने विखने का काम नहीं था। ठीक है, स्टूडेंट्स को अलग अलग क्लास में भी बैठने की ज़रूरत नहीं थी, सारे स्टूडेंट एक ही क्लास में बैठ जाते थे। ठीक है, और ना ही उनकी जो थी सेपरेट अलग अलग लेवल ऑफ लर्निंग थी कि तुम 5th में पढ़ रहे हो। तो एडम ने डिस्कवर किया कि इस तरह का जो फ्लेक्सिबल एजुकेशन था वो बड़ा सूट करता था, क्योंकि बच्चे लोग क्या करते थे, जब खेतों में काम होता था तो खेतों में काम करते थे हार्वेस्ट टाइम पे, और नहीं तो फिर क्या होता था, पाठशाला में पढ़ने आ जाते थे जब क्रॉप उनकी कट के स्टोर हो जाती थी। तो इस तरह से पीजेंट के फैमिली के जो बच्चे थे वो सब पढ़ते थे। ये देखिए, ये स्कूल का पिक्चर दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारे इंडिया में अंग्रेज़ों के आने के पहले 1830 के आसपास इस तरह की पढ़ाई होती थी। तो नए रूटीन के कारण, नए रूल के कारण जब वो डिस्पैच आया तो कंपनी ने कंसर्न किया कि भाई हायर एजुकेशन को सबसे पहले सुधारा जाए। तो उसने लोकल पाठशाला को तो मतलब ऐसे ही फंक्शन किया, करने दिया कि भाई ठीक है, आप जो पहली पाठशाला चलने दो, लेकिन हायर एजुकेशन को सुधारो। तो 1854 में कंपनी ने मैंने फिर जब डिसाइड किया, शुरू में तो कुछ नहीं किया पाठशालाओं को, लेकिन 1854 के बाद डिसाइड किया कि वर्नाकुलर एजुकेशन को भी सुधारा जाए। तो उन्होंने क्या किया कि रूटीन बनाया, रूल इस्टेब्लिश किए, रेगुलर इंस्पेक्शन किए। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे गवर्नमेंट पंडित जो है उनको अपॉइंट किया, और हर को 5-5, 6-6 स्कूल दे दिए गए। अब जो इनका टास्क था, काम था, वो था कि वो पाठशाला में जाते थे और स्टैंडर्ड बढ़ाने का प्रयास करते थे। और ईच गुरु, मतलब हर गुरु को ये कहा गया कि भाई वो पीरियडिक रिपोर्ट बनाए। ठीक है, क्लासेस के बारे में टाइम टेबल के हिसाब से बनाए। टीचिंग जो थी वो टेक्स्ट बुक पर आधारित थी, और लर्निंग जो थी वो टेस्ट उस समय होने लगी थी। एक एनुअल एग्ज़ाम होना शुरू करवा दिया था कंपनी ने, ताकि पता चले कि भाई लोग कितना सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स को कहा गया कि वो रेगुलर फीस दें, अटेंड करें रेगुलर क्लास, फिक्स सीट पे बैठें, नए लॉज को माने डिसिप्लिन के। तो इस तरह से पाठशाला विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल, उनको गवर्नमेंट जो है पैसा दे के सपोर्ट करती थी, और जो अनविलिंग टू वर्क विद इन न्यू सिस्टम, वो गवर्नमेंट के सपोर्ट पे काम नहीं करते थे। तो दो तरह की पाठशाला उस समय चलती थी। तो इससे क्या हुआ कि अर्लियर जो सिस्टम था उसमें स्टूडेंट तो फ्लेक्सिबल थे, कि मतलब जब स्कूल मतलब जब उनको घर में काम नहीं है तो वो स्कूल जाते थे। तो पीजेंट फैमिली के जो स्टूडेंट थे वो क्या होता था कि अब इस तरह के नए स्कूलों में नहीं जा पाते थे, क्योंकि टाइम टेबल पे जो था वो एकदम फिक्स था, रेगुलर डिसिप्लिन था, और पुअर चिल्ड्रन भी नहीं जा पाते थे क्योंकि वो फीस नहीं दे पाते थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि inability to school came to be seen as indiscipline and evidence of lack of seriousness to learn। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो उस समय में इस तरह की चीज़ें देखी गई, तो ये माना गया कि लोग नहीं पढ़ना चाहते, इसलिए नहीं आते। अब एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन, तो ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे वो केवल ब्रिटिश ऑफिसर वर नॉट ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया, वो केवल इंडिया के एजुकेशन के बारे में भी केवल नहीं सोचते थे, बल्कि उन्होंने दूसरी चीज़ें भी करना शुरू किया। तो अर्ली 19th सेंचुरी में मैनी थिंकर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, अब भारत के भी बहुत सारे लोग इसके बारे में सोचने लगे कि नीड फॉर वाइडर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। तो
तो भारत में भी जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने भी कहा कि भाई यूरोप में इतना डेवलपमेंट हुआ तो कुछ इंडियन एजुकेशन की, कुछ लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन की बहुत तारीफ़ की, जैसे राजा राम मोहन राय जो थे वो इसके बहुत पक्ष में थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि उन्होंने अर्ज किया ब्रिटिश को कि वो और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोले, बहुत सारा पैसा खर्च करे, तो जिसके बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ। तो बहुत सारे इंडियन थे और जो उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन का सपोर्ट किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को क्रिटिसाइज़ किया। जैसे महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर को ले लें, तो महात्मा गांधी क्या कहते थे, तो इंग्लिश एजुकेशन के बारे में वो कहते थे कि ये हमें इंस्लेव बना देगा, गुलाम बना देगा। वो महात्मा गांधी कहते थे कि कॉलोनियल एजुकेशन के कारण हमारे इंडियन के माइंड में इन्फीरियरिटी आ जाएगी, हम अपने आप को क्या होगा, यूरोपियन लोगों से कम समझने लगेंगे और हमारा जो कल्चर का प्राइड है वो ख़त्म होने लगेगा। हमारे अंदर जो गर्व है कि भाई हमारे पास इतने अच्छे वेद हैं, पुराण हैं, पुराने ग्रंथ हैं, ठीक है ना, तो इस पर जो होगा हमें जो गर्व है वो नष्ट हो जाएगा। देयर वॉज पॉइजन इन दिस एजुकेशन, महात्मा गांधी तो कहते थे कि इसमें एजुकेशन में पॉइजन है, एंड इट वॉज सिंफुल एंड इट इंस्लेव्स इंडियन, और ये तो इंडियन को गुलाम बना देगा। इट कास्ट एन ईविल स्पेल ऑन देम, और ये उनके ऊपर एक बुरा प्रभाव डालेगा। तो कुछ लोग क्या होता था कि महात्मा गांधी जो कहते थे कि इंडियन एजुकेशन जो है वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी भारतीयों के अंदर लाए, और नेशनल मूवमेंट जब भी उन्होंने आंदोलन किए तो उन्होंने तो ये कहा कि भाई आप इंडियन मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनका बहिष्कार करें। और कई लोगों ने असहयोग आंदोलन के समय में क्या किया, बहिष्कार भी किया, जो भी स्कूल्स थे उनको बायकॉट किया। तो महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट करते थे कि इंडियन लैंग्वेज जो है वो मीडियम ऑफ टीचिंग होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का एजुकेशन क्या करेगा, क्रिपल्ड कर देगा और उनको डिस्टेंट कर देगा। क्रिपल्ड कर देगा मतलब उनको लंगड़ा बना देगा, उनको जो है दूर कर देगा उनके खुद के जो एजुकेशन से है या उनके कल्चर से है, और वो अपने ही देश में स्ट्रेंजर हो जाएंगे। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। वो क्या होगा, फॉरेन टंग बोलेंगे और लोकल जो लैंग्वेज है या लोकल चीज़ें हैं उनको जो है घृणा करने लगेंगे, डिस्पाइस करने लगेंगे। डिस्पाइस करना मतलब घृणा करना। तो महात्मा गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी सेट फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रादर देन ओरल नॉलेज, इट वैल्यूड टेक्स्ट बुक रादर देन लाइव एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो उन्होंने कहा कि भाई पर्सन के माइंड और सोल का डेवलपमेंट होना चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से वो केवल किताबी ज्ञान पे ध्यान नहीं देना चाहते थे, वो चाहते थे कि लोग कोई स्किल सीखें, क्राफ्ट सीखें, और अलग अलग चीज़ों कैसे चलाते हैं लोग उनके बारे में जानें। उससे उनके दिमाग में, माइंड में डेवलप होगा स्किल, और कैपेसिटी उनकी अंडरस्टैंड करने की बढ़ेगी। तो इस तरह से एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट स्प्रेड। अदर थिंकर, अब कुछ लोग क्या थे इसके पक्ष में थे, तो कुछ लोग जो थे वो नेशनल एजुकेशन के बारे में सोचने लगे कि जो रेडिकली डिफरेंट होगा ब्रिटिश लोगों ने जो किया। जैसे कि टैगोर जो थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, तो उन्होंने क्या किया, उनका अवॉर्ड ऑफ पीस मतलब शांति निकेतन करके एक स्कूल उन्होंने बनवाया, एक संस्था उन्होंने बनवाई। ये स्कूल से बड़ी संस्था है, आज भी कार्यरत है। तो इसमें इस्टेब्लिश क्यों किया इन्होंने, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस इंस्टीट्यूशन को 1901 में शुरू किया था। एज अ चाइल्ड जब वो टैगोर स्कूल जाते थे तो उनको वो स्कूल प्रिजन के जैसे लगता था, और उनको लगता था कि मतलब यहाँ हम कैदी हैं। तो इस तरह से वो चाहते थे कि भाई स्कूल ऐसा होना चाहिए जहाँ पर चाइल्ड हैप्पी होना चाहिए, वेयर वो फ्री होना चाहिए कि वो नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके, अपने थॉट्स को, डिज़ायर को। तो चाइल्डहुड जो है वो टाइम होना चाहिए सेल्फ लर्निंग का, और ना कि उसमें बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए, बहुत रिजिड। टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव होना चाहिए। टीचर जो होना चाहिए वो बड़ा काल्पनिक होना चाहिए, वो अपने बच्चों को अच्छे से समझे और अपने बच्चों में क्यूरियोसिटी को डेवलप करे।
तो इस तरह से जो है टैगोर जो थे वो जितने भी स्कूल्स थे वो उनको मानते थे कि वो किल कर देते हैं नेचुरल डिज़ायर को, और वो बच्चा जो है वो क्रिएटिव बनना नहीं चाहता। तो इस तरह से क्रिएटिव लर्निंग जो है क्योंकि वो ये मानते थे कि क्रिएटिव लर्निंग नेचुरल एनवायरनमेंट में ही आ सकती है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा स्कूल बनाया जो 110 किलोमीटर दूर था, 100 किलोमीटर दूर था कलकत्ता से, और रूरल सेटिंग में था, मतलब गांव की सेटिंग में था। और उसका नाम उन्होंने रखा शांति निकेतन, जहां स्टूडेंट नेचर के साथ रह सके। ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि हम यदि गांधी जी के थॉट को देखें और टैगोर को थॉट को देखें तो दोनों में डिफरेंस था। गांधी जी जो थे हाईली क्रिटिकल थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के, और मशीन और टेक्नोलॉजी की जो वर्शिप की बात वेस्टर्न सिविलाइजेशन करता था उसके। लेकिन टैगोर चाहते थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ इंडियन ट्रेडिशन को कंबाइन करके लोगों को पढ़ाया जाए, ताकि क्या हो, नए स्टूडेंट्स को साइंस और टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान हो और परंपराओं का भी ज्ञान हो। ठीक है ना। तो उन्होंने शांति निकेतन में आर्ट, म्यूज़िक, डांस, ये सारे जो है स्ट्रीम रखे ताकि स्टूडेंट इन सब में पढ़ सके। तो मैनी इंडिविजुअल और थिंकर ये थिंक कर रहे थे कि ये नेशनल एजुकेशन जो होगा हमारे देश का वो भी इसी तरह से होगा कि उसमें सब तरह के सब्जेक्ट होंगे। तो जैसे आज आप देखते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट, म्यूज़िक, तो ये सब इन लोगों की थिंकिंग का कमाल है। ठीक है ना। इन लोगों ने मतलब महात्मा गांधी की भी कुछ बातें उसमें शामिल हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भी कुछ बातें शामिल हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश के समय में था, ये जो अल्टरनेटिव सिस्टम, मतलब लोगों ने कहा कि भाई ये दोनों सिस्टम के अलावा एक अल्टरनेटिव सिस्टम भी बनाया जाए और उसमें ज़्यादातर लोगों को जो है शामिल किया जाए, ताकि क्या हो, अल्टरनेटिव सिस्टम का मतलब कि कल्चर के बारे में भी लोगों को पढ़ाया जाए, और फिर क्या हो कि नेशनल स्पिरिट के बारे में भी पढ़ाया जाए, ताकि क्या हो कि हम एजुकेशन को अपने देश की परंपराओं के साथ दे सकें। और डिबेट अबाउट व्हाट दिस नेशनल एजुकेशन आउट टू बी कंटिन्यूड टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के बाद तक जो है इस बात पर, और अभी भी हमारे यहाँ भी एक नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, अभी आप देख रहे हैं इस समय में, तो उसमें भी यही बात है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, केवल किताबी ज्ञान न दी जाए। तो आज भी इस पर जो है डिस्कशन जारी है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से अंग्रेज़ों के समय में एजुकेशन पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बदलाव हुए, और उसके बारे में अंग्रेज़ों के क्या विचार थे, उनका क्या लक्ष्य था, और किस तरह से हमारे यहाँ इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत की हुई। तो आपको आई होप कि समझ में आया होगा ये लेसन। ये बहुत ही अच्छा लेसन है। थैंक यू वेरी मच।